एक महिला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन उसने जो नंबर लगवाया हुआ था वो नंबर देर से लगता है, इसलिए नंबर शाम तक आता है। सास और बहू अपने इंतजार के लिए बहुत देर तक बैठी रहती हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं था। जब जब वो बहू जाया करती थी अपनी सास को लेकर, तब तब उसे इंतजार करना पड़ता था, काफी देर हो जाया करती थी। हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले एक कंपाउंडर की नजर उस महिला पर पड़ जाती है। जब अगली बार वो महिला आती है तो उसका नंबर वो खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर देता है, इसलिए इस बार उसको इंतजार नहीं करना पड़ा। और जैसे ही महिला का नंबर जल्दी आता है तो वो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, आखिरकार ये होता कैसा है। तभी कंपाउंडर आता है और आने के बाद कहता है कि आपका जो नंबर इस बार जल्दी लगा है वो मेरी वजह से लगा है। मैंने देखा कि आपको और आपकी सास को काफी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, यही सोचकर मैंने आपकी मदद कर दी। अब ये पहली बार था, लेकिन जब जब वो महिला अपनी सास को लेकर आया करती थी तब तब वो कंपाउंडर उसका नंबर अब पहले ही लगवा दिया करता था और दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसी बीच में वो महिला एक ऑफर देती है। वो कहती है कि जो उसका पति है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन रात को देर से आता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरी सास बीमार रहती है, वो एक कमरे में रहती है और मैं दूसरे कमरे में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आ सकते हो। उसको अपने घर का एड्रेस दिया जाता है, जानकारी दी जाती है और समय दिया जाता है, तारीख दी जाती है। अब वो कंपाउंडर बताए हुए पते पर, बताई हुई जगह पर, बताए हुए समय पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उस महिला से मुलाकात करता है और मुलाकात के दौरान वो दोनों इतने नजदीक पहुंच जाते हैं जैसे पति और पत्नी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी आवाजें कुछ बाहर तक पहुंच रही थी। तभी सास ने आवाजें सुनी कि घर के अंदर इस पत्नी के अलावा, यानी कि उसकी बेटी की बहू के अलावा शायद कोई और भी है। वो आकर जब देखती है झांक कर, तो वो महिला उस कंपाउंडर के साथ जब होती है तो सास को गुस्सा आ जाता है और यहीं से एक भयानक कत्ल होता है। एक नहीं, उसके बाद फिर एक और कत्ल होता है। दो कत्ल के बाद ये मामला फिर कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में जज को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप भी सिहर जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला अहमदाबाद का एक थाना लगता है ओढ़व, जो कि अहमदाबाद से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। बात कर रहा हूं 3 जून 2017 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 33 या 34 साल का एक युवक जो कि दुबला पतला है, वो अचानक ही अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है। मकान नंबर है D147। उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ है और थैले में कुछ सामान रखा हुआ था। वो पहले खड़ा होता है D147 के बाहर, कुछ इंतजार करते हुए उसकी बेल दबाता है। जैसे ही बेल दबती है, लेकिन पहली बेल पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई आवाज नहीं आती। उसके बाद फिर दोबारा से वो बेल दबाता है और जैसे ही बेल दबती है उसके बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसने फिर थोड़ा सा इंतजार किया और तीसरी बार फिर से बेल दबा देता है। जब तीसरी बार बेल दबाता है तब उधर से आवाज आ रही थी कि रुको, मैं खाना बना रही हूँ, आज लगता है कि तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। बस इतना कहना था। दरवाजा जैसे खुलता है, वो बुजुर्ग महिला थी। बुजुर्ग महिला ने, जिसका नाम होता है कंचन मोदी, कंचन मोदी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, दरवाजा खोलती है। सामने एक अनजान शख्स खड़ा हुआ था, उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ है। उसको देखने के बाद वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। इस तरह की बातें की जाती है। तो वो अंदर जाता है। इससे पहले कि वो महिला चीखती चिल्लाती कुछ करती, वो अपने थैले में से कुल्हाड़ी निकालता है। कुल्हाड़ी को लोहे की तरफ से पकड़ता है और उसके पास जो डंडा लगा हुआ था लकड़ी का, उस डंडे को पूरी ताकत के साथ उस महिला के सर में मार देता है। जैसे ही उस महिला के सर में लगता है, महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद उस लड़के ने तत्काल प्रभाव से दरवाजे को बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है, पर्दे गिराता है और पर्दे गिराने के बाद फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पहली बार तो उसने लोहे की तरफ से पकड़ा था, लेकिन अब की बार उसने लकड़ी की तरफ से पकड़ता है और एक के बाद एक कई बार उस बूढ़ी महिला के सर पर कर देता है और वो महिला खूनम खान हो जाती है। उसके जो सर था, उस सर के कई हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद उसने उस महिला की उस लाश को टांगों की तरफ से पकड़ता है, खींचते हुए रसोई की तरफ लेके जाता है। रसोई में झांक कर देखता है तो कुछ सामान बन रहा था। उसने जो जो बर्तन था, उस बर्तन को देखा तो उसमें दाल उबल रही थी। उसने उस जलते हुए चूल्हे को बंद कर दिया और आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है और बैठते हुए कई तरह की गालियां देता है, अजीब तरह की बातें करने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर से उसे होश आता है। उसके बाद उसने फिर उस महिला को जब रसोई की तरफ लेके जा रहा था, तब उसने अपनी उसी थैले के अंदर से एक चाकू निकालता है और उस महिला के गले पर रेतना शुरू कर देता है। तब तक रेतता है जब तक कि बिल्कुल वो अलग होने की स्थिति में नहीं पहुंच जाता। अब इसके बाद वो वहां से उठता है। उस उठने के बाद तार पर देखता है तो एक साड़ी सूख रही थी। साड़ी को उसे लेके आता है। उसे लाने के बाद आराम से जमीन पर बिछाता है। बिछाने के बाद उस महिला को उसकी गठरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गठरी बन ही नहीं पा रही थी। तो आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद वो अपने फिर से जो थैला था कपड़े का, उस थैले में से उसे गणासा निकालता है और गणासा निकालने के बाद उस महिला के हाथ के टुकड़े करता है, पैर के टुकड़े करता है। जब शरीर के हिस्से थोड़े छोटे हो जाते हैं तब उस महिला के हिस्सों को वो उस साड़ी के ऊपर रखता है और ऊपर रखने के बाद उन्हें फिर एक साथ मिलाकर एक गठरी बना देता है। और जैसे ही महिला की गठरी बन जाती है, किचन के अंदर जो सीमेंट की स्लेब थी, उस स्लेब के नीचे उस गठरी को आराम से समेट कर रख देता है। लेकिन तब तक उस किचन के अंदर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। दरवाजे पर जहां उस महिला के सर में डंडा मारा था, वहीं पास में कई बार कुल्हाड़ी भी मारी थी।
इसकी वजह से भी वहां पर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। इसके बाद उसने उस ब्लड को साफ कर रहा था। किचन में जाता है, फिर किचन में साफ सफाई करता है। उसकी नजर पड़ती है दीवार पर, दीवार पर भी चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। आखिरकार उस ब्लड को भी साफ सफाई उसकी कर देता है। अब उसे लगता है कि वो पूरी तरह से साफ सफाई करके हट चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, ओके हो चुका है। और इसी बीच में एक बार फिर से घंटी बज जाती है। जैसे ही घंटी बजती है तो वो एकदम सपगा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब रात के 10 बज चुके हैं, अब 10 बजे कौन आया होगा। तुरंत ही उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, हाथ वाथ अपने साफ किए, और साफ करने के बाद दूसरी घंटी बजती है, तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी पर जाकर दरवाजा खोल देता है, और जैसे दरवाजा खोलता है तो कंचन मोदी का जो बेटा होता है, जिसका नाम विपुल मोदी होता है, आखिरकार विपुल मोदी को देखकर वो भी घबरा जाता है, और विपुल मोदी उसको देखकर घबरा जाता है। एक दूसरे से सवाल, खासकर विपुल मोदी पूछता है कि तुम यहां कैसे आए, तुम क्या कर रहे थे अंदर इस घर के अंदर। जब इस तरह की बातें आती हैं तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। इस तरह के बहाने लेता है वो। विपुल जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। जैसे माँ के बारे में पूछता है, वो कहता है कि तुम्हारी माँ रसोई के अंदर है, किचन के अंदर है, जाकर देख लो, जाकर मिल लो, उनसे बातचीत कर लो। जैसे ही वो किचन की तरफ जा रहा था, इसी बीच में उस लड़के ने दरवाजे को तुरंत ही लॉक किया। लॉक करने के बाद वो पीछे से दौड़ता हुआ उस किचन में जाता है। जब किचन में जा रहा था तो रास्ते में ब्लड फैला हुआ था, जो उसके पैर से लग चुका था, और किचन के अंदर भी उस गठरी से काफी ब्लड बह चुका था। अब ऐसी स्थिति में विपुल कुछ कह पाता, शोर मचाता, कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन इससे पहले ही उसके सर पर एक के बाद एक लगातार कई कुल्हाड़ियों से जब वार कर दी जाते हैं, तो उसके बाद उसको चीखने का, उसको चिल्लाने का, उसको शोर मचाने का कोई मौका नहीं मिलता। विपुल यहां दम तोड़ देता है। लेकिन जो कातिल होता है, अभी उसका जो दिल था, उसका दिमाग था, उसके शरीर था, वो ठंडा नहीं हुआ था। इसके बाद फिर से वो अपने सामान को लेकर लग जाता है, कभी चाकू से, तो कभी गंडासे से, तो कभी कुल्हाड़ी से। अब विपुल के भी वो शरीर के अलग अलग कई हिस्से कर देता है। घर के अंदर ही उसे एक बोरी मिल जाती है, बोरी लाता है और विपुल को भी उस बोरी के अंदर आराम से पैक कर देता है। जैसे विपुल को पैक करता है, जहां उसकी मां की गठरी बांध कर रखी थी उस स्लेब के नीचे, ठीक वहीं उस स्लेब के नीचे विपुल का भी शव रख देता है। अब फिर से उसे अपनी रसोई को साफ सफाई करनी थी। साफ सफाई करने के बाद वो आराम से तसल्ली से जाता है, अपने जो सामान थे, औजार थे, उन औजार से जिसे कत्ल किया था उनको वो साफ सफाई करता है, धोता है एक एक चीज को बड़ी तसल्ली से, आराम से। उसके बाद जहां जहां भी ब्लड उसको दिखाई देता है, वहां वहां वो साफ सफाई करता है। और देखते ही देखते कब रात के 11 बज जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। रात 8 बजे से उसने ये काम करना शुरू किया था, और 3 घंटे हो जाते हैं, यानी कि रात के 11 बज जाते हैं। वो थोड़ा थक चुका था, इसलिए वो अपने कमर को आराम देने के लिए वहीं पास में एक पलंग पड़ा हुआ था, पलंग पर जाकर लेट जाता है। और जैसे ही पलंग पर लेटता है तो उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। उसे जब सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, एकदम से हड़बड़ाते हुए उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं, यानी कि वो घटना शुरू होती है 3 जून 2017 की रात को। अब घटनाक्रम जो आगे समय बढ़ चुका था, वो 4 जून 2017 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपने आप को भी संभाला, अपने उस थैले को संभालता है, थैले के अंदर वापस सामान रखता है, और यहाँ सामान रखकर वो इस घर को बंद करता है, और यहां से आराम से निकल जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। अब इसके बाद एक एक करके कई दिन बीत जाते हैं। 3 की घटना थी, 3, 4, 5, 6 तारीख की बात है। 6 जून 2017 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जो इस घर के ठीक सामने, यानी कि D147 के ठीक सामने एक घर होता है। उसमें अशोक भाई प्रजापति रहते हैं। अशोक भाई प्रजापति को अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। वो सोचते हैं कि आखिरकार ये कहां से आ रही है। तब वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे अशोक भाई प्रजापति। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछते हैं, और देखते देखते उन्हें पता चलता है कि D147 से ज्यादा दुर्गंध आ रही है। आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस घर को लगातार वो आहट करने की कोशिश कर रहे थे, खटका करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रेस्पॉन्स जब नहीं आ रहा था, तब वो मकान मालिक को संपर्क करते हैं, दिव्येश भाई जिनका नाम होता है। दिव्येश भाई को मौके पर बुलाते हैं, और मौके पर बुलाने के बाद वो कहते हैं कि आपके घर से कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही है, जो किराएदार हैं आपके, वो किराएदार दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। उसके बाद दिव्येश भाई मौके पर पहुंच जाते हैं, और वो पुलिस को फोन करते हैं। तो इंस्पेक्टर NL देसाई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। तब तक दरवाजा खुला नहीं था। अब NL देसाई ने आसपास के लोगों की मौजूदगी में उस दरवाजे को जब खोलते हैं, अब दरवाजे के खुलने के बाद जब अंदर जा रहे थे, तो जाते जाते वो पहुंच जाते हैं उस रसोई में, उस किचन के अंदर। स्लैब के नीचे जो 2 गठरियां, एक बोरी में बंधी हुई, दूसरा साड़ी में बंधी हुई थी। अब उसके अंदर देखते हैं कि लाश थी, लेकिन किसकी थी, क्योंकि 3 दिन में उन लाशों की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, उनमें कीड़े पड़ चुके थे। लोगों का 1 सेकंड भी रुकना वहां पर दुश्वार हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। अब इसके बाद दिव्येश से पूछा जाता है कि ये किसकी लाशें हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है किसकी लाशें हैं। उन लाशों को बाहर निकालने के बाद देखा जाता है, उनके फोटो खींचे जाते हैं। तभी पुलिस एक FIR दर्ज करती है। IPC की धारा 302, 201, गुजरात पुलिस एक्ट 135/1 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दिव्येश से पूछा जाता है कि आखिरकार यहाँ कौन रहता था, इनके नाम पता क्या है, इनके बारे में कुछ जानकारी जुटाई बताइए। तो बताते हैं कि उसके दूर के एक रिश्तेदार हैं, जो चाचा लगते हैं, नाम उनका सुरेश भाई है। सुरेश भाई का एक बार उनके पास फोन आता है। वो कहते हैं कि उनका बेटा है विपुल, जो कि उसकी नौकरी अहमदाबाद में लग गई है, इसलिए उसे घर चाहिए। तब मैंने, यानी कि दिव्येश ने सुरेश भाई के कहने पर आकर उसके बेटे को घर दे दिया था। अब इस घर के अंदर उसने पूछा कितने लोग रहते हैं, तो बताया जाता है कि इस घर के अंदर कंचन
कंचनबेन मोदी यानी कि वो महिला जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, विपुल भाई मोदी जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी सुजाता जिसकी उम्र लगभग 33 या 34 साल के आसपास होती है, और एक बेटी वैष्णवी। ये 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन मौके पर 2 की लाशें मिल जाती हैं। 2 कहां हैं? अब ये भी एक सवाल था। आखिरकार जब इसके घर वालों से, बाकी लोगों से बातचीत की जाती है, तो इसके परिवार के लोगों तक ये सूचना दी जाती है कि आखिरकार ये सुजाता और वैष्णवी ये कहां हैं। तब पता चलता है कि सुजाता और उसके पति विपुल के बीच में झगड़ा हो चुका था, वो अपने मायके चली गई है। अब पुलिस ने उस सुजाता से संपर्क साधने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो महाराष्ट्र का एक जिला लगता है सतारा, सतारा की ही एक जगह लगती है शिवनगर, वो वहां के रहने वाली होती है। पुलिस इसे वहां से बुलवाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जब उससे सख्ती से पूछा जा रहा था, शुरुआत में वो इधर की बातें कर रही थी, लेकिन जब सख्ती से पूछा जा रहा था तो उसने बताया कि कुछ साल पुरानी बात है, उसके पति की मौत हो जाती है और उसी पति से उसको एक बेटी पैदा होती है। अब उसकी शादी दूसरी जगह हो नहीं रही थी, तभी पता चलता है कि विपुल जो है उसकी भी शादी किसी से नहीं हो पा रही थी, इसलिए दोनों का आपस में रिश्ता तय होता है। और रिश्ता तय होने के बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि विपुल की नौकरी अहमदाबाद में लग चुकी है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। तो वो अपने पति, अपनी बेटी और अपनी सास के साथ यहीं पर आने के बाद ओढ़ब में रहना शुरू कर देते हैं, D147 वाले मकान के अंदर आराम से रह रहे थे। सास बीमार होती है और सास को उसे लेके जाना पड़ता था ओढ़ब के एक श्री राम हॉस्पिटल के अंदर। वहां जब लेके जाती थी तो वहां एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है और नाम उसका होता है बलदेव सिंह चौहान। बलदेव सिंह चौहान से दोस्ती हो जाती है और बलदेव सिंह चौहान एक दिन उसके घर पे आ जाता है। सास ने उसको जब देख लिया और देखते ही वो उस वक्त तो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी सास को कसम देती है कि ये बात अगर तुमने अपने बेटे से बताई तो वो जहर खा के अपनी जान दे देगी। जब ये माँ ने ये बात सुनी तो वो डर जाती है, ऐसा ना हो कि बेटे की पहले ही मुश्किल से शादी हुई है और ये भी अगर मर जाएगी तो उसका बेटा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। तब ये बात किसी को बताती नहीं है और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, अब बलदेव सिंह चौहान की हिम्मत बढ़ने लगती है और उसकी जो बेटे की बहू थी सुजाता, उसकी भी हिम्मत बढ़ने लगती है। जब बलदेव सिंह का मन करता था तब वो घर आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। सास चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ कह नहीं पाती थी। आखिरकार ये सब ऐसे चलता रहता है, लेकिन एक दिन विपुल काम से जल्दी आ जाता है और उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को उस व्यक्ति जो कि कंपाउंडर होता है उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यहाँ जो कंपाउंडर होता है बलदेव सिंह चौहान, वो मौका पाते यहां से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटता है, मारता है। और जब मार पिटाई करता है तो सुजाता अपनी मायके चली जाती है नाराज होकर। जब नाराज होकर चली जाती है, अब पुलिस के लिए सुजाता के पास से कोई ऐसा कुछ सस्पेक्ट वाली बात नहीं मिल पा रही थी कि जिसने कत्ल किया होगा, लेकिन एक नाम सामने आता है बलदेव सिंह चौहान। अब पुलिस ने ओढ़ब के श्रीराम हॉस्पिटल में जब जाकर दबिश दी तो पता चलता है कि वो अचानक से लापता हो गया है, भाग गया है। पुलिस ने आखिरकार उसको तलाश करना शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 1-2 दिन बीत जाते हैं, वो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और जैसे ही उसे पुलिस हिरासत में लेती है तब उससे बातचीत करना शुरू किया जाता है। कंपाउंडर बलदेव सिंह चौहान आखिरकार पुलिस की पकड़ में आने के बाद जो कहानी सुनाता है वो बताता है कि वो जब घर में अचानक से आ जाया करता था तो ये आकर इस सुजाता के साथ ऐसे अवैध संबंध वो बनाया करता था, लेकिन पति को जैसे ही पता चलता है तो उसने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद जब ये सुजाता चली जाती है तो उसे लगता है कि अब वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। तभी वो गुस्से में आता है और 29 मई 2017 की शाम को जब वो घर पहुंचता है और जाकर उसकी सास से बातचीत करता है, यानी कंचन मोदी से बात करता है और जाकर कहता है कि तुमने अपनी बहू को क्यों भेज दिया, तो वो इतना गुस्सा करने लगती है, उसे गाली देती है कंपाउंडर को, उस पर हाथ छोड़ देती है और कंपाउंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कंपाउंडर यहां से जाता है और रास्ते में जब जा रहा था तभी उसको कुल्हाड़ी खरीदता है, चाकू खरीदता है, गणासा खरीद लेता है और गणासा खरीदने के बाद आराम से चला जाता है और उसे मौका मिलता है 3 जून 2017 की शाम लगभग 8 बजे के आसपास वो घर आता है, पहले मां का कत्ल करता है, फिर बेटे का कत्ल कर देता है। पुलिस के सामने वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। 24 अगस्त 2017 को इस मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। कई साल तक केस चलता रहता है। दोनों पक्षों के वकील अपने अपने क्लाइंट के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे उन्हें बचाने की, लेकिन एक पक्ष हार जाता है और एक पक्ष सारे सबूत इकट्ठा करके जज साहब के सामने रख देता है। 8 जुलाई 2024 को आखिरकार बलदेव सिंह चौहान को दोषी मान लिया जाता है और उसके बाद फिर 10 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आता है और इसे दुर्लभतम केस माना जाता है और जज साहब ये कह उठते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। इसने अपनी हवस को पूरी करने के लिए एक बुजुर्ग महिला को और उसके बेटे को जो उसका ख्याल रखता था उसको हमेशा हमेशा के लिए, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से मारा है, इसलिए इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो बचाव पक्ष का वकील होता है उसने तमाम तरह की दलील दी थी, लेकिन वो दलील उसकी काम नहीं आती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह से कोई भी जो अनचाहे रिश्ते बन जाया करते हैं, जैसे इस सुजाता का इस बलदेव सिंह चौहान के साथ ऐसा रिश्ता बना था और उस रिश्ते में उसने कहीं ना कहीं अपना अधिकार मान लिया था। वो जब चाहता था तब उसके पास आता था और ये सास उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। उसका बेटा ने जब उसे पता चलता है तो बेटा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता और उसके साथ फिर मार पिटाई जैसी नौबत आ जाती है और उसके बाद एक के बाद एक 2 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।